सियासत भी सांप सीढ़ी का खेल है। 99 तक पहुंच गए और सांप ने डस लिया तो फिर शून्य पर आ गए। सियासत में भी ऐसे दृश्य बहुत कॉमन है। उत्तर प्रदेश में घोसी उपचुनाव के वक्त यह माना जा रहा था कि दारा सिंह चौहान बड़े नेता हैं और पिछड़ों के, और वो आराम से ये उपचुनाव जीत लेंगे, और जब वो चुनाव जीत जाएंगे तो ओम प्रकाश राजभर का भी योगदान उसमें निर्धारित हो जाएगा, और दोनों लोग घोसी के नतीजों के बाद योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में सम्मानित माननीय मंत्री हो जाएंगे। लेकिन अचानक जनादेश समाजवादी पार्टी के पक्ष में चला गया घोसी का। सुधाकर सिंह क्या जीते, दारा सिंह और ओम प्रकाश राजभर दोनों के लिए विपरीत राजयोग हो गया। यानी जो राजयोग जिसकी संभावना थी वो विपरीत हो गया। राजभर जी सोच रहे होंगे इससे अच्छा तो जब एनडीए में आए थे तभी तुरंत की तुरंत हो गया होता, लगे हाथ मंत्रिमंडल में शपथ तो कम से कम घोसी के इम्तिहान से तो बचते। लेकिन उनके साथ भी भाजपा ने शर्त लगा दी थी कि ना, घोसी में इम्तिहान दीजिए, उसके बाद मंत्री बनाएंगे। अब इम्तिहान का रिजल्ट आप सबको पता ही है। तो दो बड़े नेता अटक गए, एक भाजपा के ही है, दारा सिंह भाजपा में ही है, और ओम प्रकाश जी भाजपा के सहयोगी दल के अध्यक्ष हैं। अब पितृपक्ष समापन की ओर है, कनागत खत्म होने जा रहे हैं। 15 तारीख से नवरात्र है। नवरात्र के 9 दिन शुभ माने जाते हैं, शक्ति की साधना के, आराधना के दिन है। तो अब फिर सत्ता के गलियारों में सुबुगाहट तेज हो गई है कि इन 9 दिन नवरात्र में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार लगभग तय है, और उस विस्तार में दारा सिंह और राजभर मंत्री बन सकते हैं। उम्मीदों की गाजर पता नहीं कितनी बार लटकती है। उम्मीद चीज ही ऐसी है, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन हां, एक चीज जरूर इधर अच्छी हुई। दारा सिंह और ओम प्रकाश राजभर के संदर्भ में अगर आप सोचें, पिछड़ों को लेकर सियासी गोलबंदी ज्यादा शार्प हो गई है, ज्यादा तेज हो गई है, खरी हो गई है। जातिगत जनगणना का मसला मुखर है। बिहार ने जात की गिनती करके आंकड़े जाहिर कर दिए, सार्वजनिक कर दिए। ये सब चीजें दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर के पक्ष में जाते हैं क्या? क्योंकि जब सब तरफ से, और विशेष रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जातिगत जनगणना के पक्ष में झंडा बुलंद कर रहे हो और कह रहे हो कि बीजेपी ओबीसी के खिलाफ है, ओबीसी को हक नहीं देना चाहती, इसलिए जातिगत जनगणना के विरुद्ध है या उस पर मौन है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए भी ये चिंतन का और चिंता का विषय हो जाएगा कि राजभर और दारा सिंह को अगर और प्रतीक्षा काल में रखा तो कहीं इसका कोई दूसरा अर्थ तो नहीं जाएगा। और लोकसभा चुनाव भी एक वजह है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में भी बहुत समय बाकी नहीं, इसलिए भी ये बात इनके पक्ष में जा सकती है कि भाई अगर बनाने का मन है तो उचित समय यही है, बना दीजिए, ताकि लोकसभा चुनाव से पहले कुछ महीने काम कर लें, अपने जात समाज में घूम फिर लें। और दूसरी बड़ी हलचल उत्तर प्रदेश में ये कि समाजवादी पार्टी महत्वपूर्ण सीटों पर अपने उम्मीदवार लगभग तय किए दे रहे, खटाखट। लखनऊ में अगर राजनाथ सिंह लड़ते हैं चुनाव तो माना जा रहा है सपा
जो है वो उसने अपना उम्मीदवार फाइनल कर दिया, अपने एक पुराने वयोवृद्ध नेता को उतारेगी। बनारस के लिए भी समाजवादी पार्टी ने अपनी खोज लगभग पूरी कर ली बताया जा रहा। तो इन सब के बीच में एक ये भी अटकल चल रही है, खबर चल रही है कानाफूसी के स्तर पर कि भारतीय जनता पार्टी का शिखर नेतृत्व लोकसभा के लिए योगी सरकार के 4-5 मंत्रियों को चिन्हित कर चुका है, जिनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिलाकर लोकसभा के चुनाव में उतारा जाए। ये स्थिति होगा नहीं होगा, लेकिन अटकल है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश की बेहद महत्वपूर्ण है, और खास तौर पर वो सीटें जिन सीटों पर 19 में उसको विजय नहीं मिली थी, इसलिए वहाँ के लिए भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के कुछ बड़े चेहरों को मैदान में उतार दें। और वैसे भी आज के दौर की भाजपा कौतुक करके सबको चौंकाती है, तो हो सकता है यहाँ भी चौंका दे। राजनीति में जब तक हो ना जाए, जब तक शपथ लेके रजिस्टर पर दस्तखत ना हो जाए, तब तक गारंटी कोई नहीं ले सकता किसी चीज की। कई बार कुर्सी लग गई, उस पर पर्ची चिपका दी गई अमुक नाम की, और बाद में कुर्सी हट गई, आदमी आके बैठ खड़ा हो गया, वह कुर्सी हट गई। ऐसा भी हमने देखा। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। दीपक सिंह बघेल हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, दीपक जी का स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, कपिल जी का बहुत स्वागत है। उमेश यादव जी हैं, एसबीएसपी के प्रवक्ता, उमेश जी का स्वागत है। नावेद शिको, राजनीतिक विश्लेषक, नावेद जी का बहुत स्वागत। नावेद भाई, अब लोकसभा चुनाव आ गया सर पे, ठीक, अब महीनों का मामला है, गिने चुना दिन गिनो टाइप का, और घोषित चुनाव परिणाम आए भी इतने दिन बीत गए, पितृपक्ष भी समापन पर है। अब चर्चा चल रही कि नहीं, नवरात्र में बेड़ा पार हो जाएगा। अब की नवरात्र में भगवती बेड़ा पार कर देंगी और मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, और दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में स्थान मिल जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या स्थिति बन सकती है? सर बिल्कुल, खबरें तो ऐसी ही हैं कि ये दोनों मंत्री बना दिए जाएं नवरात्र तक, लेकिन और किया भी क्या जाएगा अगर इनको मंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो इनके ऊपर बड़ी तोहमतें लगती रही दोनों नेताओं से कि ये दल बदलू हैं, और ये तोहमतें तो लगी चुकी हैं। अब इनको इंडिया गठबंधन जाने में भी कोई देर थोड़ी लगेगी अगर मंत्री नहीं बनाया जाएगा। भाई, इनको तो मंत्री बनना है ना, और इस कमिटमेंट पे ही राजभर जी आए थे, एनडीए का हिस्सा बने थे। और ठीक है, घोसी में पता चल गया कि इनकी अब हैसियत जातिगत राजनीति की नहीं रही, क्योंकि जब ये मुखर रहते हैं, ये सत्ता से बाहर रहते हैं, तो इनके अंदर का नेतृत्व जो है, इनका नेता उभरता है। लेकिन जब सत्ता के करीब आ जाते हैं तो इनका जो अपना जनाधार है वो कमजोर पड़ने लगता है, घोसी ने बता दिया है। और अगर अब ये मंत्री बन जाते हैं तो इनके जो जाति के लोग हैं उनको ये लगने लगेगा कि इन्होंने जाति जनगणना मुद्दा सबसे ज्यादा मुखर होके राजभर जी ने उत्तर प्रदेश में उठाया था, नीतीश कुमार से ज्यादा, अखिलेश यादव से ज्यादा। और आज जब जाति का मुद्दा पूरे देश में एक राजनीतिक मुद्दा बन रहा है, उस वक्त ये सत्ता की कुर्सी पर मंत्री बनकर बैठ जाएंगे तो ये जाति के उस मुद्दे को लेकर मुखर नहीं हो पाएंगे, तब इनका जनाधार और भी कमजोर हो जाएगा। जाहिर सी बात है, या कुर्सी या जनाधार, दो ऑप्शन है। मुझे लगता है ये कुर्सी की तरफ जाएंगे और इनका जो जनाधार है वो और भी कमजोर पड़ जाएगा। जी, जनाधार, राजनीति में आदमी कहता जनाधार तो बाद में देख लेंगे, पहले कुर्सी लाओ, है? अरे जनाधार का भी क्या करेंगे? अरे भाई, रूप स्वरूप का क्या करें अगर ब्याह नहीं हो? ब्याह हो तो रूप स्वरूप का कोई मतलब है? राजनीति काय के लिए करने आए? खाली जनाधार लेकर झंडा लिए घूमेंगे? आधार भी तो हो। जनाधार का क्या करेंगे? गले में टांगेंगे सर्टिफिकेट? आधार भी तो हो, आधार तो सत्ता ही से आएगा।
नावेद शिकोह ने एक बात कही, मैं उमेश यादव के पास आऊंगा, उनसे पूछूंगा, लेकिन जो बात नावेद शिकोह ने एक बात कही कि भाई, और ठीक बात है कि जातिगत जनगणना का मुद्दा ओम प्रकाश राजभर ने एक दौर में खूब उठाया था। ये बाकी लोग तो अभी नए शामिल हुए, ये पहले उठा चुके। ये एक तरह का रोशनदान भी है ओम प्रकाश राजभर के लिए, मेरी समझ ये कहती है कि भैया नवरात्र में बनाते हो तो बना दो, नहीं तो जातिगत जनगणना का मुद्दा हमारे पास पुराना वो है। इधर अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक सब जनगणना चिल्ला रहे, क्या हमें जाने में कितनी देर लगेगी हम जनगणना की बात कहने में, और अखिलेश यादव या बाकी लोगों को लेने में भी कोई संकोच नहीं होगा। कहा एक तर्क मिलेगा कि भाई जातिगत जनगणना के पुराने मसीहा हैं, घर वापसी हो गई, राजनीति में कोई दिक्कत नहीं। उमेश यादव जी, अब सब कुछ नवरात्र पे टिक जाएगा ऐसा लग रहा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं टाइप का मामला है। देखिए आदरणीय, सिर्फ मंत्रिमंडल का हिस्सा बनना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और ये आप जो भी कह रहे थे, हम नहीं, पूरे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी सत्ता में पार्टिसिपेट करने वाले लोग सत्तासीन होना चाहते हैं। ये पूरी लड़ाई सत्ता के लिए होती है, निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं है। अपने अपने मुद्दे, अपने अपने तरीके हैं, लड़ाई का तरीका अपना अपना, लेकिन सत्ता के लिए है। लेकिन मंत्रिमंडल का हिस्सा बनना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हम लोग एनडीए का हिस्सा है और अभी फिलहाल है और लंबे समय तक रहेंगे, क्योंकि जहां थे वहां के अनुभव बहुत कड़वे रहे। तो दूसरी बात बहुत स्पष्ट, आप चूंकि स्पष्ट पूछते हैं, हम स्पष्ट बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात यह है कि आदरणीय नावेद शिकोह साहब की एक चीज से थोड़ा सा मैं असहमत हूँ कि जनाधार और मंत्रिमंडल में शामिल होना, इन दोनों में ये जो आप बता रहे थे कि अंतर होता है, मुझे नहीं लगता। जब आप सत्तासीन हो जाते हैं तब आप लोगों के ज्यादा काम आ पाते हैं, तो जनाधार तो कम ज्यादा बढ़ता है। आप जिन मुद्दों के ऊपर जनाधार की बात कर रहे हैं, अगर जातीय जनगणना की बात हो या अनिवार्य शिक्षा की बात हो, जिन मुद्दों को लेके हम लोग आज तक लड़ते रहे वो आज भी जारी है। अभी बिहार में जातीय जनगणना हुई, हमने उसका खुल के स्वागत किया। हम एनडीए का हिस्सा थे लेकिन हमने उस बात का स्वागत किया। तो जनाधार और मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने में मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप कोऑर्डिनेशन सेट कर रहे हैं, मैं उससे असहमत हूं। जी, भाजपा चूंकि अब वो कौतुक प्रिय राजनीति करती है, कौतुक प्रधान राजनीति, और इस वक्त बहुत सक्षम है चूंकि पार्टी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, उसकी लीडरशिप इसीलिए स्ट्रांग है। क्या बड़ी बात है, मैं अपने मन से कह रहा हूं, कोई सूचना नहीं है इसलिए सब लोग ज्यादा उसको दिल पे मत लीजिएगा। क्या बड़ी बात है ओम प्रकाश राजभर को बुला के दिल्ली कह दे कि तुम लोकसभा लड़ो, चलो, तब भाजपा कौतुक करती है। ये ध्यान रखिए, दारा सिंह से भी कह देंगे लोकसभा लड़ो, हो गया बहुत। नावेद शिकोह इस बात को भी दिमाग में रखिएगा, क्या, क्योंकि अब कोई इस स्थिति में नहीं कि आप भाजपा को लखनऊ में डरा धमका लेंगे ना, वो स्थिति भी बहुत पीछे, सालों पीछे छूट गई। अब क्या आप ये तो कर सकते हैं कि वापस लौट जाएं जहां से आए थे, लेकिन भाजपा को डरा नहीं पाएंगे ना। भाजपा कहेगी या तो ये लीजिए भाई, या तो बिस्कुट खाओ। आपने कहा ना बिस्कुट नहीं समोसा खाएंगे, तो वो कहेगी गेट खुला है, क्या समोसा नहीं मिलेगा, बिस्किट मिलेगा। अब वो स्थिति है। कपिल श्रीवास्तव जी, ये दोनों आपके पुराने साथी सहयोगी हैं क्या, दारा सिंह चौहान भी और ओम प्रकाश राजभर भी, तो इनकी केमिस्ट्री आप भी समझते हो बेहतर। और मैं कम से कम इस मामले में हमेशा खुला दिमाग रखता हूं, कोई भी कभी भी कहीं भी जा सकता है, कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी छोटा नेता हो, किसी के साथ गठबंधन हो सकता है, किसी की पार्टी में ज्वाइन किया जा सकता है। कपिल जी, इस मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए आपको क्या दिखाई दे रही है राजनीतिक स्थिति उत्तर प्रदेश की? देखिए अमिताभ जी, एक बात तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी को सद्भावना पूर्वक विचार करना चाहिए और इस नवरात्रि में चंदन का टीका लगा देना चाहिए।
क्योंकि जिस वायदे के आधार पे आपने लिया है, कम से कम अपने सहयोगी आपके बने हैं, काफी पूजा आपकी इससे पहले वो चढ़ा चुके हैं, तो कम से कम फिर से दोबारा ना पूजा चढ़ा दें इस भय से। तो कम से कम, और आप कह रहे थे कि नहीं भाजपा को कोई भय नहीं है, भाजपा को उत्तर प्रदेश में कोई भय नहीं, भारतीय जनता पार्टी को 2024 में काफी भय है। और अगर भय ना होता तो माफ कीजिएगा, जिस तरीके से ओपी राजभर साहब ने पानी पी पी करके पूजा चढ़ाया था, आशीर्वाद दिया था प्रधानमंत्री जी को, और झूठा प्रधानमंत्री बताया, जिस तरीके से इन्होंने योगी जी को बताया था कि इनकी औकात दिखा देंगे और इनको भीख का कटोरा थमा देंगे, तो ये सारी चीजें हैं। भीख मांगने की ट्रेनिंग सेंटर में भेजने वाले थे, खुद पहुंच गए। अब कम से कम इतना तो योगी जी और मोदी जी को मालूम है कि अगर आपने इन सारी बातों को नीलकंठ बन करके गले में पिया है तो कुछ तो भय होगा, ऐसे ही थोड़ी ना पी लिया है। तो अच्छी बात है, हम तो पहले ही हमारे नेता जो है वो सदन में ओम प्रकाश राजभर साहब को बधाई दिए थे कि आप जल्दी से जल्दी जो है मंत्री बने और जनता का काम करें, क्योंकि आपने पहले जब आप मंत्री बने थे तब आप जनाधार के लिए काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप मंत्री बने और लात मार दी मंत्री पद पर, और तब आपको पता चला कि मंत्री पद छोड़ देने के बाद जनाधार घट जाता है, इसलिए आपका जनाधार सिकुड़ गया। और अब आपको ये पता है कि जनाधार तभी बढ़ेगा जब आपको मंत्री पद मिलेगा। तो मंत्री पद की हम लोग हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। 2024 में ईश्वर जो है वो योगी जी को सद्बुद्धि दे कि अपनी तरफ से वो जो कुछ भी हो थोड़ा स्वाभिमान का घूंट पी लें, लेकिन इसको ले चले, पहले मोदी जी को बादशाह बनावे, उसके बाद फिर देखी जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समाजवादी पार्टी थोड़ा सा जीत के हट के राजनीति करती है। कपीश बाबू ने कहा कि फलाने फला को गाली दी, फलाने फला को क्या कहा। सियासत में सब सबको गाली दे चुके अब तक, इतनी राजनीति हो गई 75 साल में। 52 से तो चुनाव ही हो रहे, कोई बिना गाली खाए बचा नहीं, सब सबको दे चुके गाली। क्या? और सब सबसे गले मिल रहे कौरी भर भर के, बोले तुम्हें मेरी कसम आ जाओ भैया गुइया। क्या? सब सबको दे चुके, अभद्रतम गालियां दे चुके। क्या? परिवार के लोग आपस में जूता चला चुके, अब फिर सब कौरी पर। सियासत इसी को तो मैंने कहा सांप भी अद्भुत सांप सीढ़ी है मेरे दोस्त। क्या? मोहल्ला में गाली दे दो, पालाबंदी हो जाए, 7 पीढ़ी में तक गैंगवार चले। सियासत में सोमवार को गाली दो, मंगल को माला लेके आदमी घर हाजिर। हमारे जैसा कोई आदमी पूछने गलती करे भैया इनने आपको गाली दी थी, अरे वो कहेंगे मट्टी डालो पुरानी बातों पे। राष्ट्र और समाज के लिए हम एक हुए, लो कर लो बात, क्या उखाड़ लोगे? राष्ट्र और समाज ऐसी गाय है जिसको कोई भी बांध लेता अपने घर में अचानक से। क्या? इसलिए गाली का रिकॉर्ड छोड़ दो, सबने सबको दे ली, कोई किसकी याद गाली याद रखता है। दीपक जी, इस वक्त देश में पिछड़ों के राजनीतिक हिस्सेदारी और उसको लेकर एक मंडल पार्ट 2 जैसा वातावरण तैयार हो रहा है। हो गया नहीं कह रहा, हो रहा है। ठीक, भाजपा को छोड़कर लगभग सारे दल, आपकी एनडीए के भी कई दल उस मुहिम का हिस्सा हैं। क्या? जातिगत जनगणना उसका एक फेस है, चेहरा है। यानी पिछड़ा ओरिएंटेड पॉलिटिक्स। उस नाजुक वक्त में दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर के धैर्य का इम्तिहान लेना थोड़ा जोखिम भरा नहीं हो जाएगा? अमिताभ जी, आपने सही बात कही, परंतु मैं एक बात बता दूं आपको, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है तो उस दृष्टिकोण में आपने देखा भी होगा कि हम लगातार जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। हमने किसी भी अगड़े पिछड़े की और क्षेत्रवाद की बात नहीं की, हमने सबको साथ में लेकर चलने की बात की। क्योंकि देखिए, जब एक भीड़ खड़ी होती है तो उसमें अगड़े भी होते हैं, बीच में पिछड़े भी होते हैं और उसके पीछे SC और ST भी होते हैं, पर उनसे पीछे भी एक भीड़ होती है। उस भीड़ के अंदर वो लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, जिन लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ चाहिए, जिनको सरकार के संबल की आवश्यकता होती है, हमने उनको संबल देने का काम किया। और इन्हें भी तो सरकार की योजना का लाभ चाहिए, और क्या चाहिए? वो वही तो कह रहे हैं कि भाई योजना का लाभ हमें भी दो।
आप अकेले अकेले योजना का लाभ ले रहे हो, वही तो वो लोग कह रहे हैं। दीपक जी, अमिताभ जी वहीं पर आ रहा था। फिर उसके बाद में हमने गठबंधन किया, ओम प्रकाश राजभर जी हमारी पार्टी में आए और दारा सिंह चौहान जी भी आए। हमने उनको अपने विकास के कार्यों में अगर वो सहयोग करते हैं, उस नीति के तहत में हमने उनको सहयोगी बनाया और दारा सिंह चौहान को वहां पर चुनाव भी लड़ाया। हमें वहां पर जीत निश्चित तौर पर एक हार मिली, परंतु उसके बाद में हमने ये नहीं देखा कि हमने जितने भी गठबंधन किए एनडीए के अंदर, चाहे वो केंद्र के अंदर हो, आप देखिए अनुप्रिया पटेल को लीजिए, जीत के आंकड़े से हम बहुत ऊपर थे, उसके बाद में भी हमने उनको मंत्री बनाया। तो ऐसे हम प्रत्येक गठबंधन दल का सम्मान करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर संभव है और ये कहीं आपको नजर नहीं आएगा, वहां पर आपका वजन तोला जाएगा। परंतु भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपको, अगर आप गठबंधन में आते हैं, अगर आप हमारी नीतियों से, हमारे नियत से, हमारे नेतृत्व से सहमत होते हैं, तो हम आपको उसकी जगह पर जो आपका यथोचित स्थान है उसको दिलाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में करके दिखाया है, ये आपको नजर भी आएगा। अभी कैबिनेट एक्सपेंशन के ऊपर जो विशेषाधिकार है वो केवल मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास में, तो अभी किसी प्रकार की टिप्पणी करना मेरा इस पर उचित नहीं होगा। परंतु निश्चित ही आप देखेंगे कि आगे चलकर जब कैबिनेट एक्सपेंशन होगा तो उसमें वो सभी गठबंधन दलों को उचित सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है। नहीं, वही तो पूछ रहे हैं। ओम प्रकाश भाई जरूर ये मन में ये शेर पड़ रहे होंगे कि उम्र दराज मांग कर लाए थे, 4 दिन 2 आरजू में कट गए तो इंतजार में। अरे भाई कब तक होगा, कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी? ये जब होगा तब उचित सम्मान देंगे। अगला कह रहा है कि भैया लाओ कुछ, समोसा गरम सिक रहा हो कढ़ाई में और फिर को मिलेगा, तो आदमी को धैर्य होता नहीं ना, वो कहता भाई तुरंत लाओ। बघेल साहब, ये सत्ता का गरम समोसा है मित्र, इसमें इंतजार कहां? जी अमिताभ जी, ये विशेषाधिकार केवल मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास में है और वो जब एक्सपेंशन करेंगे जब ही हम उस पर कोई जवाब दे पाएंगे। परंतु मैं इतना अधिकृत नहीं हूं, प्रदेश नेतृत्व और ठीक बात कही आपने। नावेद शिकोह के पास चलूंगा। एक ये, अच्छा ये भी भारत की राजनीति में ये एक कुछ बड़े विचित्र जोक चलते हैं और वो दशकों से चल रहे हैं नावेद। जैसे एक सबसे बड़ा जोक, हम सत्ता के लिए राजनीति में नहीं आए क्या, तो भाई साहब फिर हरिद्वार में आश्रम क्यों नहीं खोल लिए? जोक नंबर 1। जोक नंबर 2, मुख्यमंत्री कौन होगा इसका निर्णय जीते हुए विधायक करेंगे। आज तक जीते हुए विधायकों को पता नहीं होता कौन मुख्यमंत्री बनेगा क्या? किसी रिजीम में, किसी पार्टी के रिजीम में विधायकों से कोई मतलब नहीं होता क्या? लेकिन जोक चल रहा है, जोक यथावत चल रहा है। जोक नंबर 3, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। बहुत बड़ी मेजॉरिटी की केंद्र की सरकार हो जैसी इस वक्त मोदी जी की है तो अलग बात है। मुझे याद है वाजपेयी जी की सरकार थी, कपिश बाबू, ये जो हिपोक्रेसी चल रही है ना राजनीति में, उस पर मैं कह रहा हूं, सब पार्टियों पर लागू है। तब भी ये कहा जाता था कि भाई ये तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, किसको मंत्री रखें किसको नहीं। तो ऐसे एक अवसर था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो बीजेपी के नेता थे, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विषय से मैंने कोई प्रश्न पूछा। उसके अगले दिन, तब वो जिंदा थे, स्टालिन के पिताजी, ठीक, जो काला चश्मा लगाते थे ना, करुणानिधि जी, वो जिंदा थे क्या? उन्होंने अपने लेटर पैड पर अपने दल के मंत्री और उनके विभाग भी अनाउंस कर दिए। इधर शपथ ग्रहण का भी कार्यक्रम नहीं हुआ, अनाउंस कर दिए वाजपेयी सरकार में क्या? मैंने अगले दिन पूछा, मैंने ये कौन सा विशेषाधिकार है भैया क्या? बाल ठाकरे ने टेलीफोन किया, बोले मैं सुरेश प्रभु हटाओ, हटा दिया। मुलायम सिंह की सरकार थी, कांशीराम के समर्थन से मुलायम सिंह यादव आए, 2 नाम इनको दिए, मुलायम सिंह को बुला के कांशीराम लखनऊ गए, बोले इनको भाई शाम तक हटा दो क्या? विशेषाधिकार क्या होता है नावेद? जी, राजनीति तो सियासत के ढंग से चलेगी ना। सर मैं एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, दो चुनाव, 2 लोकसभा के चुनाव, 2 विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव, दोनों में भारतीय जनता पार्टी जीती ही
और उनके जो घटक दल थे, चाहे वो केंद्र की सरकार मतलब केंद्रीय नेतृत्व की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की, मैं दो चुनावों की बात कर रहा हूं, विधानसभा के 2 चुनाव उत्तर प्रदेश के और लोकसभा के 2 चुनाव। इसमें जो इनका एनडीए रहा, उसके जो जाति के छोटे छोटे घटक दल थे, उनकी क्या परफॉर्मेंस रही, उस पर उसका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव इतने बड़े प्रचंड बहुमत से जीती कि अगर ये नहीं भी होते तब भी उसके नंबर्स थे सरकार बनाने के। ये दोनों सरकारों की मैं बात कर रहा हूं। और दूसरी बात, जो घटक दल जाति के, पिछड़ों के और दलितों के छोटे छोटे दलों के जो नेता जोड़े गए और अभी भी जुड़े हुए हैं, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये भाजपा को महसूस होने लगा है। दलितों ने, पिछड़ों ने योगी को, मोदी को 2 चुनाव में इसलिए वोट दिया कि उनको ये लग रहा था कि तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो जाएगी, उनको लग रहा था कि हम सुरक्षित हो जाएंगे, उनको लग रहा था कि जो हिंदुत्व का बिखराव है उसको हम खत्म करना चाहते हैं, उनको लग रहा था कि दलित, पिछड़े, अपर कास्ट को बांटने का सिलसिला अब खत्म हो जाना चाहिए, उनको लग रहा था कि एक दुनिया में भारत का एक नाम रोशन करेंगे मोदी, उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं एक विकास की एक नई परिभाषा शुरू होगी, इसलिए वोट दिए। इसलिए नहीं दिए कि अठावले थे या फला थे या धमाके थे। अठावले को भी वोट अगर मिला या राजभर को भी वोट मिला तो मोदी और योगी के नाम पे मिला। ये भाजपा महसूस कर रही है, और ये वो वक्त है जब उत्तर प्रदेश का जो किला है भाजपा का सबसे मजबूत, उस खेमे में ये महसूस किया जा रहा है कि भैया मोदी जी का, योगी जी का चेहरा बहुत है, दलितों का वोट इनसे मिलेगा। मोदी जी की वो योजनाएं जिससे लाभ मिल रहा है दलितों को बहुत है। जहां किसी भी जाति का असर नहीं होगा, ये मजबूत किला है। यहाँ ऐसे लोगों को इतना मुंह नहीं लगाया जाए, यहाँ पर इनकी खुशामद नहीं स्वीकार की जाए। ये खेमा ऐसा है जो बार बार एहसास केंद्रीय नेतृत्व को करना चाह रहा है कि यहाँ पर्याप्त है योगी। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं जीतेंगे, योगी का चेहरा कई राज्यों में जिता देगा। बस यही वजह है कि हर चुनाव में सबसे ज्यादा डिमांड है। नवेश शुगो ने एक नई बात कही, उमेश यादव, एनओसी सर आ चुकी है केंद्र से, क्या इन दोनों की एनओसी आ चुकी है केंद्र से, लेकिन वो अभी दबी हुई है, तीसरे ड्रॉज में रखी हुई है। क्या ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान की अपरिहार्यता, यानी कि वो मजबूरी है भाजपा के, फला समाज का वोट, फला समाज का वोट, जिसे एक वर्ग को, जो राजभर समाज को रिप्रेजेंट करते ओम प्रकाश जी, एक समाज को दारा सिंह चौहान, क्या भाजपा को ये समझ में आ गया कि नहीं, ये सब लोग हमारे वोट दिलाने का कारण नहीं है, वोट हमको हमारे चेहरे, हमारे कामकाज पे मिल रहा है? उमेश जी, देखिए, राजनीति में प्रत्येक व्यक्ति के और प्रत्येक समाज के नेता की अपनी अपनी जगह स्थान है, उसकी प्रासंगिकता है, उसकी आवश्यकता है। और जहां तक हमारी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मामला है अमिताभ जी, तो हम ये जानते हैं कि हम वो शून्य है कि जिसके आगे लगेंगे तो एक दाई बढ़ा देंगे, इतना कहना चाहते हैं। और एक घोसी के चुनाव की भी अगर आप बात कर ले, जिसपे तात्कालिक अभी घोसी से पूरा संसद का चुनाव, सांसद लोकसभा का चुनाव हम सब लोग बैठ के तय कर रहे हैं। पहले तो मैं कहना चाहूंगा, किसी एक प्रदेश की एक विधानसभा से इतना बड़ा चुनाव तय नहीं किया जा सकता, ये कहीं के भी गणित मुझे समझ में नहीं आती। और दूसरी बात ये कि यदि सामाजिक वोट की भी बात है, तो आप तो बहुत तार्किक व्यक्ति हैं, बहुत वरिष्ठ है, आप पता लगा लीजिए कि घोसी के चुनाव में आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी के समाज की वोट की परसेंटेज कितनी है। इसके बाद आप उनकी प्रासंगिकता को समझ सकते हैं। और अकेले घोसी से ही निर्णय नहीं लिया जा सकता, पूर्वांचल से लेकर पश्चिम तक कहीं ना कहीं अब हम अपने आप को मजबूत कर चुके हैं, हम प्रासंगिक हैं आदरणीय। और निश्चित इस इतने बड़े चुनाव में हम वो शून्य बन के उभरेंगे कि दहाई बढ़ाने का काम करें, ये तय है। और अभी कपीस भाई कह रहे थे, मैं उनकी बात का उत्तर दे दूं, कह रहे थे कि बार बार विष पी रहे हैं। अभी 2022 में बहुत थोड़े दिन हुए इनके नेताजी ने कटोरा भर भर के ये वाला विष पिया था। ये जो विष पीने की बात कह रहे हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जाने क्या क्या करके ये वाला विष पिया। और जब उस विष में, जिसको एक तथाकथित विष बता रहे हैं, उन्होंने सच उगल दिया तो उनको बुरा लग गया। तो ये जो आपकी भाषा है कि विष पिया था, ये अभी पिया है आपने, थोड़े ही दिन हुए हैं, यही वाला विष। और उसी विष के आने से आप पूर्वांचल में पूरे जिले साफ कर गए महोदय।
वरना 2017 का रिजल्ट उठा लीजिए, 13-14 सीटों पे थे। कपीश जी, एक ये भी बड़ी चर्चा चल रही है कि भाई नवरात्र में समाजवादी पार्टी, जैसा अखिलेश जी ने खुद कहा कि भाई हम नवरात्र में वीआईपी सीटें जितनी हैं उनके उम्मीदवार घोषित कर देंगे। एक नाम आ रहा है, हमारे मित्र रविदास मेहरोत्रा बोले लखनऊ से लड़ेंगे अगर राजनाथ सिंह लड़े तो। क्या? अब बनारस का फाइनल कर दिया। इसके पीछे जब आप बहुत बड़े आदमी के विरुद्ध बहुत समय पहले सीट घोषित कर देते हैं तो मुझे लग रहा है कि राजनीति में वो बहुत बेहतर कदम नहीं। जब तक अचानक से आप किसी बड़े आदमी की घेराबंदी अगर करना चाहते हैं, अचानक से अंतिम समय में लाके किसी को लड़ाएंगे तो उसके पास फिर भागने का रास्ता नहीं रहेगा। नहीं, अभी चुनाव है, महीनों दूर, आप नवरात्र में घोषणा कर देंगे, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। पार्टी के अंदर तो इससे उथल पुथल मच जाएगी, स्वाभाविक है। भाई आपका कुछ म्यूट अनम्यूट का चक्कर है, देखो आवाज का। जी जी, आवाज आ रही? जी आ रही भैया, आ रही। जी जी, अमिताभ जी ये कह रहे हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि नवरात्र के अंदर हम कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित करने जा रहे हैं। हमें मालूम है कि किन सीटों पर हमारा कौन प्रत्याशी है, और उसको घोषित करने के बाद हम ये जान रहे हैं कि घोषणा के बाद हम जीत के आएंगे वो सीटें। हमारे लिए वीआईपी सीटें वही हैं जो समाजवादी पार्टी जानती है कि यहाँ बेहतर परफॉर्मेंस हमारा हो, और वहां हम काम करने का पहले ही अवसर देना चाहते हैं इस प्रत्याशी। दूसरी बात आपको कह दें कि हमारे मित्र उमेश यादव जी जिस बात को कह रहे थे और नावेद भाई ने जिस बात को कहा और जिसका समर्थन आपने, मैं भी दो टूक ये बात कहता हूं। संजय निषाद जी गोरखपुर के हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं निषाद पार्टी की, और उन्होंने गोरखपुर ग्रामीण से स्वयं चुनाव लड़ा था। कब लड़ा था? पहले के चुनाव में, और 40,000 मत पाए थे, ओनली 40,000। मैं आज भी आपको कह रहा हूं जी, चाहे संजय निषाद जी हों, चाहे राजभर साहब हों, अगर इन्हें भाजपा या सपा की बैसाखी नहीं मिलेगी तो ये जहुराबाद की सीट नहीं निकल पाएंगे। और ये मैं आपको कंफर्म कह रहा हूं। ये तो देखिए मुंह चढ़ाने के लिए लोग साथ ले लेते हैं ऐसे लोग, और हमने देखा है कि किस तरीके से जिस थाली में खाया जाता है उसमें छेदते कैसे हैं ये लोग, और वो भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ रही है। हम कह रहे हैं भैया नवरात्रि क्यों देख रहे थे? इतना अच्छा था कि आप घोषी से पहले उनको मंत्री देव बना दिए होते, उनके समाज में खुशी हो जाती, मिठाई बांट लेते वहां जाकर के, और तब उनके ऊपर पूरा दायित्व होता, आपका चाबुक चलाते, भैया परितोष तो मैंने पहले ही दे दिया था और आपने ये क्या कर दिया। और मंत्री पद लेने के लिए वो एक समाज के विरुद्ध ऐसा बोल गए कि भिन्न भिन्न समाज के लोग सोचे कि ये तो कभी भी किसी की बाट लगा सकते हैं। और मैं नाम नहीं लूंगा उस समाज का, क्योंकि हमारे मित्र हैं उमेश जी, लेकिन उमेश यादव जी मेरे मित्र हैं। नहीं उमेश आएंगे, पास आएंगे, एक बार रुको। लेकिन कपीश बाबू, मसला ये है, इनाम पहले दे दो और बाद में रिजल्ट ना आए तो इनाम वापस लेना और खराब हो जाता है, उसमें और गंदगी होती। इसलिए कहा जाता है नहीं, पहले रिजल्ट आ जाने दो तब देंगे। इम्तिहान से पहले मैं कैसे किसी को ट्रॉफी दे दे? ठीक किया भाजपा ने, इसके मैं पक्ष में हूं। जिसको ये लगे कि भाई ठीक, मैं बघेल जी के पास चलूंगा, लेकिन एक बुनियादी बात कहूं, राजनीति में जिस को लगता है कि मैं गेम चेंजर हूं, मेरे कहने पर वोट है, मेरे फतवे में वोट है, मेरे हाथ हिलाने में वोट है, उन सब लोगों को स्वेच्छा से इम्तिहान में बैठना चाहिए, चाहे सपा में बैठो, चाहे बसपा में बैठो, चाहे भाजपा में बैठो, चाहे कांग्रेस में। क्या आप साबित तो करो, वरना एक मरीचिका बनी रहती, भैया बड़का नेता है,
अरे भैया कभी इम्तिहान दें तब ना हम जाने नेता कैसे हैं। नहीं, इम्तिहान तो देना चाहिए। बघेल साहब, क्या जैसा नावेद शिको कह रहे, क्या अब वो दौर आ गया है कि जब ये जो जाति आधारित छोटी पार्टियां थी और इनके लीडरशिप थी, एक दौर रहा जब इसने उत्तर प्रदेश में बड़े दलों को नाक में नकेल डाले रखी। भाजपा के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण रहे और सपा के लिए तो बहुत ही रहे। अभी पिछले चुनाव में बहुत था। अखिलेश जी ने मेरे ख्याल से डिक्शनरी खोल के जितने दल थे सब इकट्ठे कर लिए थे, क्या कोई छोड़ा ही नहीं था। लेकिन क्या अब वो समय आ गया है कि जब हो गया कि भाई नहीं, बढ़िया जो दल है, बड़ा दल का जो नेता है उसके पक्ष में हवा चलेगी तो जीत हार होगी, इनसे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, ऐसा माहौल बन गया क्या? अमिताभ जी देखिए, लगातार आप राजनीति को देख रहे हैं। 2014 के बाद 19 के बाद 22 किस प्रकार से परिदृश्य राजनीति का बदला है वो भी आपने देखा होगा। पहले जहां मंडल कमंडल की राजनीति से होते होते आज यहाँ लाभार्थी वर्ग तक पहुंच गई। लोगों को कैसे लाभ सरकार दे सकती है, अंतिम व्यक्ति को कैसे अग्रणी स्थान पर लेकर आ सकती है, 3 करोड़ 24 लाख से ज्यादा गरीबों को उत्थान कर सकती है, आज इसकी राजनीति शुरू हुई है। और उस राजनीति का तोड़ ढूंढने के लिए लगातार ये विपक्षी पार्टियां किसी न किसी प्रकार का यत्न प्रयत्न करती रहती हैं। जब उन्होंने सभी प्रयास के गठबंधन करके देख लिए, बेमेल गठबंधन किए, बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी जो बेमेल गठबंधन थे वो भी करके देख लिए, कांग्रेस के साथ गठबंधन करके देख लिए, राष्ट्रीय लोकदल को भी ले लिया, और उसके बाद भी परिणाम यह आया कि ये लोग सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। जब ये सत्ता तक नहीं पहुंच पाए, तुष्टीकरण की राजनीति से सत्ता तक नहीं पहुंच पाए, तो इन्होंने प्रयास किया कि किसी प्रकार से समाज के भीतर विभेद करने का काम, पैदा करने का काम ये लोग जाति जनगणना के नाम पर लेकर आए, और वही करना चाहते हैं कि लोगों को किसी भी प्रकार से डिवाइड करो, उनको बीच बीच में तोड़ो। दीपक बघेल, एक मिनट दीपक बघेल, इसमें एक मेरा एक सबमिशन है। जो बात आपकी पार्टी कहती है ऑफिशियली कि जातिगत जनगणना का मतलब है समाज में विभेद करना, एक ही जात है गरीब, ठीक। लेकिन जब मैं आपकी पार्टी के ओबीसी संवर्ग के नेताओं से बात करता हूं तो 10 से मैंने बात की तो 9 नहीं 10 ने मुझसे कहा कि भैया गणना तो होनी चाहिए। देखो, हम भी समाज में जाते हैं, हमसे भी लोग कहते हैं कि भाई गिनती क्यों नहीं हो। मैं आपका मैं नाम ले दूं, लेकिन फिर उनकी स्थिति खराब हो जाएगी। बड़े लोग हैं, छोटे लोग नहीं। किसी ने हमसे टेलीफोन पे ये नहीं कहा, ऐसा नहीं कि अखिलेश जी की पार्टी के लोग चिल्ला रहे, आपकी पार्टी के बड़े लोगों ने भी कहा, और वो बड़े पिता की संतानें हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि हम भी चाहते हैं भैया। ऐसा कौन ओबीसी का नेता हो सकता है जो राजनीति करना चाहे? मैं बड़ी कड़वी बात कह रहा हूं। नावेद, आपके पास भी आऊंगा इसी सवाल को लेकर। मुझे ऐसा ओबीसी का नेता बता दो, भले फॉरवर्ड ब्लॉक में सक्रिय हो, छोड़ो सपा बसपा भाजपा कांग्रेस, जो ये कह दे कि जातिगत जनगणना खिलाफ हूं मैं, और ओबीसी की राजनीति भी कर ले। बघेल साहब, टेल मी वन नेम। अमिताभ जी 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 अमिताभ जी, देखिए आपको भी अच्छी तरह से पता है और हम भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी नेता इसलिए ओबीसी की जनगणना की बात कर रहा है क्योंकि उसको चाहिए कि किसी प्रकार से उसका नाम भी उसमें शामिल हो जाए, वो भी सत्ता के शिखर पर किसी प्रकार से पहुंच जाए। वरना जनता का क्या लाभ होने वाला है? आप ये देखिए ना, जनता का इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। जहां पर अगर समायोजन की बात है तो आज पिछड़े लोगों का, पिछड़ी जातियों का समायोजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया। आज केंद्र के अंदर भी 84 सांसद, 29 मंत्री केंद्र के अंदर पिछड़े जाति के आते हैं, वो समायोजित किया। प्रदेश के अंदर भी कैबिनेट के अंदर पिछड़ी जाति। बघेल जी, एक मिनट, दो अलग अलग मुद्दे। कपिल बाबू एक मिनट, दो अलग अलग मुद्दे हैं। आप शौचालय, गैस, अनाज, साबुन, चीनी, नमक ये बता रहे हो। मैं इससे अलहदा बहस का बात ला रहा हूं। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। 1984 में जब पिछड़े वर्ग की कोई अलग राजनीति नहीं थी, क्या कुछ नेता थे लेकिन राजनीति अलग नहीं थी बड़ी, मंडल से पहले का भारत। तो भारत की संसद में पिछड़ों का तब भी पिछड़े 50% ज्यादा देश में, समझिएगा बघेल साहब। तब भारत में की संसद में कुल 11% पिछड़े थे, मंडल आते ही 27 हो गए। क्या मैं कहां कह रहा हूं कि शौचालय मूत्रालय की बात है ना, बात यह है आदमी कह रहा गिनती हो जाएगी
तो हम सपा में, भाजपा में, कांग्रेस में, बसपा में 50% टिकट मांगेंगे लोकसभा में, विधानसभा में। ये मैं कह रहा हूं। मैं कहां कह रहा हूं कि लोहिया आवास और चापाकल मांगेंगे। इसकी लड़ाई हो रही है। लड़ाई है टिकट की। 100 टिकट हैं तो 50 इधर रखो, 50 में बाकी बांटो। ये लड़ाई है दीपक जी। अमिताभ जी, मैं भी यही बात कहना चाह रहा हूँ कि हमने 29% लोगों का समायोजन किया है, 27% से ज्यादा ही लोगों का समायोजन किया। और हमने 29 में नहीं मान रहे, 29 में क्या वो कह रहे 55%, हमें 29 क्यों? आधा आधा तो करो। ये मसला है। इसलिए मैंने कहा ये मसला इतना सीधा नहीं। और आपको आजादी है बोलने की, आप कोई भी लाइन तय कर सकते हैं। और आपकी पार्टी में इतना अनुशासन भी है, छोटी पार्टी नहीं है आपकी, इसलिए अनुशासन है। और सत्ता में है, सत्ता में जब पार्टी होती है तो अनुशासन वैसे ही आ जाता है क्या? इसलिए कोई सार्वजनिक तौर पर नहीं बोलेगा। लेकिन मैं अपनी बात पर कायम हूं कपिल जी कि देश में कोई भी ऐसा ओबीसी का नेता नहीं है जो जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं हो, पार्टी कोई हो। कपिल जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। जो जिस कम्युनिटी से निकल करके आया है उसने उस कम्युनिटी के दर्द को भी झेला है और उसे ये मालूम है कि इस दर्द की क्या दवा है और कहां मिलेगी। जब आप अपने लोगों के बीच में एक वायदा करके आते हैं कि हम सामाजिक न्याय की स्थापना करेंगे और आपके हक और हुकूक के लिए लड़ेंगे, तो उसके लिए कास्ट की गिनती तो बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगी तो आप कहेंगे कैसे कि इनको इतना प्रतिशत मिलना चाहिए, इनको इतना प्रतिशत मिलना चाहिए। भाई 1935 की जनगणना से नहीं काम चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं देना चाहती। जैसे क्यों नहीं देना चाहती है? जैसे आप देखिए, महिला आरक्षण इन्होंने 10 साल के लिए पीछे टाल दिया और कह भी दिया कि दोनों हाथ में लड्डू दे लो, लेकिन खाने नहीं देंगे साहब तुम्हें। 10 साल तक अब महिलाएं खा नहीं पाएंगी और जातीय जनगणना ये कराएंगे नहीं। अच्छा, सरकारी नौकरों के तो एकदम खिलाफ है। वो ये सोचते हैं कि ये फ्री की तनख्वाह पा रहे हैं तो वेतन आयोग खत्म कर दो, पुरानी पेंशन खत्म कर दो। ये इससे हमसे आपसे बेहतर कौन जानेगा इस समस्या को? अमिताभ जी, सिर्फ आप ही जिंदा हैं। मैं एकदम खुलेआम कह रहा हूं इस बात को कि सिर्फ आप और आपका चैनल जिंदा है कि जो इस तरह की, जिस पर कोई टीआरपी नहीं मिलता है, उस चीज को आप उठाते हैं। तो भाजपा इनके खिलाफ है। वो ओपीएस जो है देंगी नहीं। वो वेतन आयोग खत्म कर दिया। अब महंगाई नहीं बढ़ेगी साहब, पहले बढ़ती थी, अब नहीं। अच्छे दिन में महंगाई कहाँ है? अच्छे दिन में तो महंगाई नहीं है। कपिल बाबू, ठीक, मैं आता हूं दोबारा। उमेश यादव जी, मुझे लगता है कि ओबीसी के जो नेता हैं, जो सांसद हैं, वो भी विधायक हैं, वो भी जो नहीं है, वो भी जो राजनीतिक जीवन में है, टिकट मिली नहीं मिली, उनके लिए गिनती और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि वो अपनी पार्टी में कम से कम कॉलर तो पकड़ पाएंगे कि भाई 50% या 50-100 में 50 टिकट तो दो। अखिलेश यादव के यहां भी, अखिलेश यादव की अध्यक्षता में पार्टी चल रही है, वो खुद पिछड़े हैं, ओबीसी हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि 100 में 50 पिछड़े होंगे, नहीं ना। तो जितने कम होंगे वो भी मांगेंगे। उमेश यादव, देखिए, जातीय जनगणना की जहां तक बात है जी, हमारी पार्टी का यह मानना है कि जो भी पिछड़े और अति पिछड़े, अति दलित हैं, उनको अपनी संख्या के आधार पर अपनी शक्ति का आकलन होने लगे। और जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय की रिपोर्ट की जो बात पार्टी के गठन के बाद लगातार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पिछले 20 वर्ष से उठा रहे हैं, वो इसीलिए कह रहे हैं कि किसी भी समाज को जब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलती है, तब तक उस समाज का व्यक्ति, उस समाज का उत्थान संभव नहीं है। उस समाज से संबंधित पीड़ाएं, परेशानियां, उससे संबंधित समस्याएं वो सदन पर के पटल पर कैसे रख पाए। इसलिए राजनीतिक हिस्सेदारी के साथ सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक हर तरह की हिस्सेदारी हमारी जब संख्या पता होगी समाज के लोगों को, तो निश्चित वहां से तय होगा कि हमारी हिस्सेदारी कितनी है। तो जी, मुझे याद है मेरठ में एक रैली थी, नावेद जी को, कांशीराम जी उसको संबोधित करने गए। एक पत्रकार के नाते मैं भी गया उनके साथ रैली कवर करने। तो उन्होंने कहा कि भाई
दलितों से कि अगर तुमको ये लगता है कि जो तुम्हारे हाथ का छुआ पानी नहीं पीते वो तुम्हारे वोट से जब जीत के विधानसभा और लोकसभा जाएंगे तो तुम्हारे हित का काम करेंगे, तो बोले फिर तुम्हारी बुद्धि को कोई नहीं सुधार सकता। यहां से बात शुरू की। क्या वो थोड़ा हार्ड हिटिंग स्पीच करते थे कांशीराम जी। कल ही उनकी जयंती निकली है, तो ये बात नीचे तक अपील करती थी। बसपा का जो राइज हुआ वो इसी कारण से हुआ। उनका ना हमारा प्रतिनिधित्व हमारा ही आदमी करे। नावेश जी को जी सर, मैं एक चीज महसूस कर रहा हूं। कांग्रेस जिसका इतिहास है कि उसने हर किस्म की राजनीति की, लेकिन कोशिश की कि जाति की राजनीति में वो खुल के सामने नहीं आए, खुल के नहीं आए। अप्रत्यक्ष रूप से की है, जरूर की है, और नहीं की होती तो इतनी बार सत्ता में कैसे रहती। पहली बार देख रहा है कि इतने खुल के कांग्रेस भी जाति की राजनीति में उतर आई है, और कांग्रेस के साथ तमाम देश के दल, विरोधी दल, अक्सर हम लोग देखते हैं कि 8-10 चीटे एक बड़ी सी अपने आकार के 100 गुना बड़ी छिपकली को खींचते हुए चले जा रहे हैं। तो खतरा तो है ही है कि कांग्रेस और पूरा एक गठबंधन जो है इनका, इंडिया गठबंधन, इसमें तमाम क्षेत्रीय दल हैं, कांग्रेस भी थोड़े धीरे धीरे एक स्टेप आगे उभर रही है। ऐसे में एक जाति की राजनीति इकट्ठा होकर, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मंडल की राजनीति शुरू नहीं हुई है, लेकिन संकेत मिल रहा है कि कहीं जाके उभर ना जाए, इस तरह का एक खतरा है। तब जब कांग्रेस को भी लगने लगा है कि अब इसमें कूद ही जाना है, बदनाम हो गए तो क्या हुआ। पहले कहते थे हम भाई जाति की राजनीति नहीं करते हैं, अब कांग्रेस इस तोहमत को भी अपने मुंह पे लगाए हुए है कि भैया हमें करना पड़ेगा, मजबूरी है। ऐसी स्थिति में आप ये बताइए कि केंद्र को लग रहा है कि कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए, इसलिए कम से कम दारा सिंह चौहान है, राजभर है, इन सबको बिल्कुल नाराज नहीं किया जाए और इनको कहीं ना कहीं एक विकल्प के तौर पर बैठाया जाए कि जब बहुत स्थितियां खराब हो जाएंगी तो कम से कम थोड़ा बहुत ये हमारे काम आएंगे, इस तरह पूरे देश में। अब वहां पर ये लोग जाते हैं और एनओसी लेने जाते हैं केंद्र में बार बार, चाहे दारा सिंह साहब हो, चाहे बताया जाता है, चर्चाएं होती है, गपशप होती है, वहां कहा जाता है कि भैया तुम हमसे एनओसी क्यों लेके आए हो, तुम वहां से एनओसी लेके आओगे तब हम तुम्हें यहां से हरियाणा, क्योंकि केंद्र चाहता है कि योगी जी को भी हमें सिराखों पर रखना है, योगी जी ही से बड़ा भरोसा है, और ये भी नहीं चाहता कि योगी जी सबको बिल्कुल किनारे कर दें। ये बीच का जो एक सामंजस्य बनाना है, यही इस वक्त की सबसे बड़ी खूबी है। यही वजह है कि संघ के लोग, भाजपा कैडर के लोग गली गली जा रहे हैं, चौपाल चौपाल दलितों के बीच जा रहे हैं, पिछड़ों के बीच में जा रहे हैं, वहां एक मतलब अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, योजनाओं के बारे में पूछ रहे हैं, उनकी रिपोर्ट, तो वो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं कि उनको एहसास नहीं कि आने वाला समय नावेश को एक मिनट, एक बात समझ में आती है। एक चर्चा ये भी सुन रहा हूं कि मोदी है तो मुमकिन है, ये तो आपने सुना ही है कि योगी सरकार के भाजपा के 4-5 बड़े मंत्री, उनको लोकसभा लड़ा दिया जाए और उनसे कहा जाए बहुत हो गया लखनऊ में आपका, अब दिल्ली जाइए। इसकी चर्चा भी सुन रहे हैं जी। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल चर्चा है और बहुत ही इसमें काफी मजबूती से ये चर्चा हो रही है, काफी मजबूत लोग अंदर के ये बात कह रहे हैं। और लोकसभा चुनावों में कोई भी फैसले इधर उधर से नहीं होते हैं, वो केंद्रीय उनकी समिति जो है उस पर ये काम चल रहा है और बाकायदा चल रहा है, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। और इस तरह की बात उत्तर प्रदेश की तो है ही, उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ा राज्य है, अन्य राज्यों में भी कई ऐसे राज्यों के नेताओं को बड़े बड़े चुनावों में उतारा जाएगा, वो उतारा जा सकता है, इस तरह के पूरे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन यूपी जो है खासतौर पर जी नहीं, कपिल भैया, नावेद जी, लोकसभा का तो बड़ा चुनाव है, यहां तो केंद्र के मंत्री को विधानसभा में लड़ा दिया, लड़ा ना, तोमर लड़ रहे ना, प्रहलाद पटेल लड़ रहे ना, इसलिए मोदी है तो मुमकिन है। इसलिए ये गलत है। दीपक बघेल, पार्टी संभावना पर विचार कर रही है कि जो लोग ज्यादा वरिष्ठ हो गए हैं, लखनऊ में लंबी समय तक पारी खेल लिए हैं, और उनको कहा जाए चलो भाई बस में बैठो, लखनऊ नहीं दिल्ली चलो, ताकि उत्तर प्रदेश में भी नई लीडरशिप पनपे। जी अमिताभ जी, हमने तो 2019 के अंदर भी 4 विधायकों को
चुनाव लड़वाया था, 4 मंत्री थे हमारे जिनको लड़वाया था, वो प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल थे, रीता बहुगुणा जोशी थी, मुकुट बिहारी जी थे, इन लोगों को हमने वहां पर चुनाव लड़वाया। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का हिस्सा है कि हमें लगता है कि यहाँ पर हमारा कोई विधायक अगर वो सांसद बन के अगर पार्टी को सीट जिता सकता है तो हम उसको निश्चित रूप में वहां पर चुनाव लड़ाने का काम करेंगे और पूरे दमखम के साथ में काम करेंगे। हम रणनीति की आगे बढ़ रहे हैं। परंतु मेरे मित्र कपीश जी ने बड़ी अच्छी बात कही, जहूराबाद सीट नहीं जिता सकते। मैं तो इनसे ये सवाल भी पूछता हूं कि इन्होंने कितनी सीटें जीत ली 2014 से लेकर 19 के बीच में? 5 से शुरू हुए, 5 पे खत्म हुए, उसके बाद आज 3 पर रुक करके रह गए। तो कम से कम एक बार इनको ओम प्रकाश राजभर की चिंता करने के या हमारे घटक दलों की चिंता करने से पहले अपने दामन को देख लेना चाहिए और अपनी चिंता करनी चाहिए कि ये कहां तक जाने वाले हैं, कि 3 से ग्राफ ऊपर बढ़ेगा या और नीचे की तरफ जाएगा। ये कपीश जी को चिंतन करने की आवश्यकता है। कपीश जी ठीक है, उनको उत्तर ले लें। कपीश जी बात जी, कपीश जी वो कह रहे भाई अपना देखो, आप 5 पे थे और 3 पे रह गए, और अभी चुनाव दूर है। ये प्लेट्स की तरह घट रहा है मामला, ज्यादा घट गया तो क्या होगा जी? नहीं, ये शायद अपने भूल जाते हैं कि 55 साल तक स्कूटर पे बैठ के चलते थे, उसके बाद ट्रेन पे भी बैठे और फिर ट्रेन डिरेल हो गई 10 साल के लिए, डिरेल हो गई, और उसके बाद जो है फिर आप आए। ये तो लोकतंत्र है जिसपे आप आईना दिखा रहे हो। और हमें भाई देखो दुख हो रहा है, हम लोग वेल विशर्स हैं आपके भी, और क्या बोलते हैं विशेष करके ओम प्रकाश जी के, इसीलिए उनको बधाई दी थी। तरसा आप रहे हो और बता हमें रहे हो। भाई हम तो कह रहे हैं कि आप हमारे मुंह पे पानी डालो, लेकिन कम से कम इन दोनों लोगों को आप मंत्री तो बना दो ताकि अपने समाज के लोगों का काम करके आपके लिए वोट इकट्ठा करें। आपने मंत्री नहीं बनाया, इसलिए घोसी आप नहीं जीत पाए, क्योंकि ये इनका समाज खोज रहा था कि मंत्री बन जाएंगे तब हमारे लिए कुछ काम करेंगे तो हम भाजपा को वोट देंगे। और देखिए आपको जितनी भी सीटें मिली थी जब ये आपके साथ थे, वो सब ओपी राजभर साहब के साथ के वजह से मिली। ये वो खुद कहते हैं, हम नहीं कह रहे। तो इस बात की भी सत्यता को स्वीकार कीजिए कि वो आपको अभी 350 सीट और दिला देंगे, उसमें भले वो उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, लेकिन आपको सारी सीटें जो भी आए ना आए वो सब उन्हीं की वजह से होगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि भैया आप क्यों नहीं दे देते हो? आप इतना ख्याल कर रहे हो कि हम आप वाले में ना जाके, अरे आप वाला और मेरा वाला है कहाँ? अमिताभ जी ने तो बता दिया कि राजनीति का क्या हाल है। तो जब ये हाल है तो हमारे और तुम्हारा मत कीजिए, हमारी इल्तिजा स्वीकार कीजिए। ओपी राजभर साहब को और दारा सिंह चौहान साहब को मंत्रिमंडल दीजिए, और अगर नहीं दे पाइएगा ठीक। अच्छा एक छोटी समय कम है, सब कपीश भाई रुकिए, समय कम है। उमेश यादव 30 सेकंड और 30 सेकंड दीपक बघेल को लास्ट में। उमेश यादव जल्दी से। देखिए ये तो हमारा आंतरिक मामला है, गठबंधन में हम तो ये निपटा लेंगे ना। तो ओम प्रकाश राजभर जी को किसी प्रकार की परेशानी है हमसे, ना योगी नहीं, अरे भाई इनको भी मोहब्बत है इसलिए बोल रहे हैं राजभर जी से। मोहब्बत ना करें जी मैं इतना कहना चाहता हूँ कि शिवपाल यादव जी के लिए ये क्या करने वाले हैं, उनको कहाँ पहुंचाने वाले हैं, एक बार उनके बारे में भी चिंतन कर लें। सरकार बनेगी। ठीक है, रुक जाओ भैया, रुक जाओ। अरे अंताक्षरी नहीं करो प्रभु। उमेश यादव 30 सेकंड। ये आपको अच्छा, आपको कुछ ऐसा नहीं लगता कि ये ज्यादा मीठा हो रहा समाजवादी पार्टी का ओम प्रकाश जी के लिए? नहीं, डायबिटीज का खतरा है मुझे लग रहा, कहीं डायबिटीज ना हो जाए। ये जो विष की बात कर रहे थे, एक्चुअली इस मिठास में भी विष है, वो हम लोग देख नहीं पा रहे। असल में वो इस मिठास में विष है, पीड़ा है, कष्ट है कि हमें राहत क्यों मिलने जा रही है, हमारी चर्चा क्यों है। और आपको बताएं, आप कह रहे भारतीय जनता पार्टी को 350 दिलाएंगे, वो तो भविष्य तय करेगा, ईश्वर तय करेंगे, लेकिन आपको 47 से 125 में जरूर 2022 में पहुंचा दिया। और नहीं तो पूर्वांचल के 5 जिला इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। आप जो सुप्तावस्था में पड़े थे, जब दिया सूरज को रोशनी दिखाने लगता है तो सूरज के ताप से वो चटक जाता है, और जब वो चटकता है तो वो छटक जाता है, और जब वो छटक जाता है तो उसको मंत्री पद नहीं मिल पाता है। ठीक भाई, आप सबकी बात आगे। नवेश को लास्ट कमेंट। अचानक वजह समाजवादी पार्टी का ओम प्रकाश राजभर के प्रति ये अनन्य स्नेह क्यों है इतना ज्यादा? नहीं जी, तमाशा देखना चाहते हैं। इन्होंने विधानसभा में भी कहा था
सीधे राजभर जी से अगर मंत्री नहीं बनाया जाए तो आपके लिए दरवाजे खुले, आ जाना। अखिलेश यादव ने खुल के कहा था। तो सबसे बड़ी बात है, इंटरेस्टिंग एक स्टोरी बन गई। देखिए, उनका मंत्री बनना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पर दो फैक्टर है। एक, मंत्री बनने के बाद फौरन टिकट की बात होने लगेगी और चुनावी तैयारियां शुरू हो जाएंगी 2-2.5 महीने 3 महीने के बाद। तो अगर ये मंत्री बन जाएंगे तो मार्केट भाव इनकी पार्टी का बढ़ जाएगा, टिकट के लिए लाइन भी लगेगी और धन भी आएगा। धन इसलिए जरूरी है किसी भी चुनाव में लड़ने के लिए, तो किसी भी पार्टी के लिए धन इकट्ठा करना इसलिए जरूरी होता है, जनता के बीच जाना होता है, उसमें तमाम तेल वेल सब लगता है। तो पैसा इकट्ठा होने के लिए भी इनको मंत्री बनना बहुत जरूरी है। अगर ये मंत्री बन जाते हैं तो इनका बहुत सारे लोगों की, इनके समाज की टिकट के लिए लाइन लगी रहेगी और कुछ पैसा आएगा जिससे अच्छे से चुनाव लड़ सकेंगे। ठीक भाई, देखो, जब ये विधानसभा चुनाव खत्म हुआ, कपिल जी की पार्टी का एक विषय मुझे याद आ गया, वो कह दे फिर बाकी बात कहेंगे। तो इन्होंने गलती ये की, अब ये ओम प्रकाश राजभर के लिए इतना हित है इनके मन में। ओम प्रकाश राजभर जैसे इनके एक और पार्टनर थे महान दल वाले केशव जी, उनके यहां से फॉर्च्यूनर मंगवा ली वापस जो दी थी। क्या बोले, तुम रिजल्ट नहीं दिए, चलो गड़िया दो। क्या खिंचवा लिए गड़िया? हमने तब समझाया भी था कि ये मत करो, क्या ये गाड़ी मत मंगवाओ, तो इस्माइली बना दिए। अरे बोले ठीक भैया, इस्माइली भेज दी। क्या कम से कम ये गाड़ी तो नहीं मंगवाए भाजपा वाले। ओम प्रकाश जी को जो भी मान लो हुआ दान दक्षिणा, बोले ठीक है चलने दो। क्या मंत्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे बात की बात, लेकिन गाड़ी तो नहीं ले रहे, आप गाड़ी मंगवा ली। ये नहीं करो। ये सब लोग, ठीक बात है, बड़ी पार्टियां बड़ी हैं, लेकिन कई बार जो लोग, अब तो डिजिटल तराजू आ गए, लेकिन पुराने लोगों ने देखा होगा कि पहले जो थे वैसे वाले तराजू होते थे, 2 पड़लों वाले। क्या तराजू में एक बांट होता है, वो भाजपा मान लो, सपा मान लो, क्या, लेकिन संतुलन के लिए एक पसांग भी होता है, ठीक ना? उसके बिना भी नाप तौल पूरी नहीं होती। तो ये बांटना सही, पसांग तो है ही भैया। क्या लगाना तो पड़ेगा। आप गाड़ी मंगवा के ही गड़बड़ कर दिए थे। क्या अब सारे छोटे दलों में से चला गया कि भाई दैया ये तो गाड़ी खिंचवा लेते। ऐसा तो बैंक के बाउंसर भी नहीं करते। क्या तो जितने छोटे दल थे, कृष्णा पटेल थी या बाकी लोग थे, वो सब डर गए। क्या उनको लगा भैया ऐसा ना कभी मिठाई भी वापस मांग ले। क्या बोले तुमको मिठाई दी थी, लाओ वापस भेजो, काजू कतली 2 किलो। क्या शॉल भी उड़ाए थे, वापस जमा कराओ। तो ये ऐसा राजनीति इतनी ज्यादा अनिश्चितता की चीज है, कब नाव ऊंट पर हो और कब ऊंट नाव पर हो, नोबडी नोज। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान, मेरी अपनी समझ ये कहती है, मंत्री भाजपा उनको बनाती आज से 1 महीना पहले तो ठीक है, ना भी बनाती तो भी ठीक था। भाजपा के चुनावी प्रदर्शन पर मुझे कोई बहुत फर्क नहीं दिखता, ये मेरी राय थी 1 महीना पहले की। लेकिन अब जो देश की राजनीतिक स्थिति है, खासतौर पर पिछड़ों के राजनीतिक वर्चस्व का उफान जो दिख रहा है मुझे, उसमें इनकी लॉटरी निकल आएगी। ये लिख लो, उसमें इनकी लॉटरी निकल आएगी। अब ये अपनी पत्री में लिखा के लाए तो कोई क्या कैसे रोक लेगा? क्यों? क्योंकि ये दोनों नेता, ओम प्रकाश राजभर वोकल है, दारा सिंह वोकल नहीं है, लेकिन वो एक्शन में ओम प्रकाश राजभर से भी तेज है। क्या वो खर्च से पार्टी बदल लेंगे, तब क्या करिएगा? झुंझुनू में जाइएगा और वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्या कि पिछड़ों को न्याय नहीं मिला। और ओम प्रकाश राजभर तो फिर आप जानते ही हो, वो तो इतना शोर मचा देंगे कि बवाल मच जाए। इसलिए अब संभव नहीं, ऐसा मुझे लगता है। अब नवरात्र में दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, ये गाना बज ही जाएगा। वैसे नहीं बजता, बजना जरूरी नहीं था। दीपक बघेल की पार्टी की सेहत पे मैं सच कह रहा हूं, अब उतना फर्क नहीं था। ये बात भी ठीक है कि बीजेपी के अंदर ये धारणा है कि छोटे छोटे दलों ने कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं दे पा रहे ये लोग, और जो वोट मोबिलाइज हो रहा है वो मोदी और योगी के चेहरे पर हो रहा है। बहुत सीधी सपाट बात यह है।
बीजेपी हो से बात करिए, आरएसएस के लोगों से बात करिए, वो कहते हैं कि दो चेहरों पर वोट मोबिलाइजेशन है, ठीक। और दूसरी, इनके अलावा, पर्सनालिटी के अलावा अगर बीजेपी किसी चीज को वो कर रही है तो वो कह रही है कि जो नया लाभार्थी वर्ग देश में तैयार हुआ है वो हमारा मजबूत वोट बैंक है, चाहे वो उज्ज्वला का हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो राशन हो, किसी कारण से हो। इसलिए अब वो ऐसे में इन लोगों की कोई बहुत भूमिका हो नहीं मानता। लेकिन किस्मत भैया क्या करिएगा, क्या जब इनकी फाइल चल रही थी राजभर की और दारा सिंह की, उसी समय ये पिछड़ा आंदोलन शुरू हो गया। जो कांग्रेस नारा लगाती थी कि जात पर न पात पर, जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर इंदिरा जी की बात पर, वो कह रहे ना केवल जात पर और पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, बाकी कुछ नहीं चलेगा। मैं राहुल गांधी को सुन रहा था, मतलब राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव छोड़ो, वो तो ओम प्रकाश राजभर से भी 4 हाथ आगे हैं इस वक्त जातगत जनगणना में। ओम प्रकाश राजभर को भी पीछे छोड़ दिया उनने, गजब कर दिया। वो कह रहे हैं आज मध्य प्रदेश में, अभी इतना तो अखिलेश जी भी नहीं खेल पाए, वो भी टुक टुक कर रहा है, वो तो सीधा सिक्सर ही मारे दे रहे राहुल बाबा। और उनने मध्य प्रदेश मालूम क्या कहा, कपिल जी आप जरूर सुन लो क्योंकि आपके नेता हैं गठबंधन के। उनने कहा कि भाइयों आपको पता है आपको नौकरी क्यों नहीं मिली, रोजगार क्यों नहीं मिला, बेरोजगार क्यों है? लोगों ने कहा नहीं, बोले क्योंकि जातगत जनगणना नहीं हुई, जातगत जनगणना होगी रोजगार मिलेगा। सियापत रामचंद्र की जय, कर लो बात। अब ऐसे माहौल में ओम प्रकाश राजभर दारा सिंह को कौन छोड़ सकता है? कई बार बिल्ली के भाग से छींका टूटता है, एक पुरानी कहावत है। दीपक सिंह, दीपक जी, मुकद्दर भी तो कोई चीज होती है भाई। राम प्रकाश गुप्ता इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे, वो घटना हमको मालूम है क्या? उनको ढूंढने में कलेक्टर को टाइम लग गया लखनऊ में कि वो रहते कहां हैं, क्या बीजेपी वालों के पास भी उनका नंबर नहीं था, लेकिन राजयोग जोर मार रहा था तो बन गए। 4 ही महीना रहे लेकिन रह लिए। नावेद को याद होगा किस्सा वो। तो इसलिए भैया मुझे ऐसा लगता है नेहरू जी से लेके आज तक कांग्रेस को इस प्रचंड जातिगत उद्वेलन में बहता हुआ मैंने कभी नहीं देखा, ना बूढ़ों बुजुर्गों से सुना, ना कुछ। पर्दे के भीतर ही करती थी। लेकिन लगता शायद कांग्रेस को यह समझ में आ गया कि लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे नेताओं ने हिंदी पट्टी में अगर कांग्रेस को ऐसा वनवास दिया और उसका वोट अपने पाले में खींच लिया, तो कांग्रेस को लग रहा कि वो जात की राजनीति खुलेआम न करने के कारण हुआ। तो उनने कहा भाई हम सबको पछाड़ेंगे। क्या अभी तक ऐसा फार्मूला अखिलेश यादव भी नहीं ला पाए कि देश में बेरोजगारी क्यों है? बोले जात नहीं गिनी, बोले जात गिन के बता दो, सोमवार को जात गिन दो, मंगल को रोजगार मिल जाएगा सबको, जो राहुल जी ने आज बोल दिया मध्य प्रदेश में। अब कर लो बात। क्या अब तो ओम प्रकाश राजभर, केशव देव और इनको दारा सिंह चौहान, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, इन सब लोगों को राहुल गांधी से ट्रेनिंग लेनी होगी। उनके वीडियो सुनने पड़ेंगे कि कहीं जात पर हमसे आगे न निकल जाएं। और इधर बघेल साहब की पार्टी में भी केशव प्रसाद मौर्य से लेकर जो तमाम लोग हैं उनको भी समझना, चिंतन करना पड़ेगा। राजू भैया को भी चिंतन करना पड़ेगा बघेल साहब। क्या क्योंकि जात तो जात है मित्र, धर्म बदल सकता है, जाति नहीं। ध्यान लीजिए, धर्म तो बदल सकता है, हिंदू मुसलमान हो जाए, मुसलमान क्रिश्चियन हो जाए, क्रिश्चियन यहूदी हो जाए, यहूदी क्या हो, कुछ हो, चाहे जो चाहो हो जाओ, सिख हो जाओ, सबकी छूट है। क्या किसी दरोगा से भी लिखा सर्टिफिकेट नहीं लेना। लेकिन जात तो मरने तक, जन्म से मृत्यु तक साथ रहती है। अब कांग्रेस जो ओवरडोज ले रही है जात की, क्या डॉक्टर ने बताया कि एक गोली खाना 500 mg की,
और राहुल जी 5 गोली 2500 mg इकट्ठी लिए जा रहे हैं। अब इसका क्या नतीजा होगा तो भगवान जाने। लेकिन हां, ये ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह के लिए शुभ संकेत है। ऐसे माहौल में उनको आप गाड़ी से उतार नहीं सकते, ये जान लीजिए। धन्यवाद।